जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप सभी। आइए आज शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर। तो इसमें आज अपन जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद अपन जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। उसके बाद अपन करेंगे डायपोल का एक्सिस पे मान और इक्वेटोरियल पे मान। बहुत सारी 2-3 प्रकार की डेरिवेशन है। फिर उसके बाद गॉस लॉ आता है। तो अपन आज मैक्सिमम पार्ट ऑफ चैप्टर को क्लोज कर देंगे। अपन छोड़ेंगे भी तो गॉस लॉ को छोड़ेंगे, जो मुश्किल से आधे घंटे या पौने घंटे की वीडियो रह जाएगी, उसको अपन कल पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। कहना चाह रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैं आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, ये नहीं कि ऐसे करके ऐसे 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 ब्रेकेबल फॉर्म में नहीं मिलेगी। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। सेकंड लाइन, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। यानी कहना चाह रहा है कि हमेशा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और वही नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में ही आके रोके, नहीं होगा भाई ऐसा। पॉजिटिव से निकलेगी तो नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगी और वापस कभी पॉजिटिव पे नहीं आएगी। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, इसका कहने का मतलब है कि केवल एक ही चार्ज है, यानी ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं। देन द लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी 100% एंड सेट इन्फिनिटी, लेकिन उनका जो अंत होगा, जो जहां पे जाके समाप्त होंगी, वो पॉइंट होगा अनंत। यानी कि यदि एकल आवेश है, यदि सिंगल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और अनंत पे जाकर समाप्त हो जाएंगी। द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे। अगला, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। किसकी बात चल रही है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यानी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पर वो आपस में काटती हैं, या प्रतिच्छेदन बिंदु या कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, ऐसा संभव हो नहीं सकता भाई। एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, और 2-3 प्रॉपर्टीज और भी हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी हो, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप इन्हें नोट करें। चलिए भाई, तो अगली प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपांड लेटरली so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force. This explains repulsion between two similar charges. इसको मैं शुद्ध समझा देता हूं आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। भाई अगर दो सेम नेचर के चार्ज आमने सामने होंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगी, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगी। देखो इनमें ये चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पीछे की तरफ निकल गई हैं दोनों की। इसका कारण है ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। और असल में इनके रिपल्सन की वजह से ही हम शो करते हैं दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। इन्हीं की वजह से हम कहते हैं कि दो सेम नेचर के चार्ज जो होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है क्लोज टुगेदर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये 3 प्रॉपर्टी मैंने एक ही स्टेटमेंट में समेट दी है, समझो। क्लोज टुगेदर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे क्लोज होंगी, जहां पे पास होंगी, जहां पे इनके बीच का गैप कम होगा, वहां पे जो फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। कैसा होगा भाई? स्ट्रांग। देखो इस चित्र को देखो, ये वाला जो है सर्कल, यहाँ पे इनके बीच की गैपिंग कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकंड, फार अपार्ट इन ए वीक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की गैपिंग ज्यादा है तो मतलब वहां पे वीक फील्ड होगा। तो भाई इस वाले सर्कल को देखो, इसमें वीक है। और पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें पैरेलली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी, ऐसे अरेंज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को भाई आप मुझसे अभी कुछ मत पूछना इसके बारे में, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन केवल इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक चालक से पास नहीं होती, एक कंडक्टर से होकर पास नहीं होती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है भाई, जीरो। तो ये बात मैं आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में। इन 3 प्रॉपर्टीज को भी अपने नोट्स में इंक्लूड करें। उसके बाद अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। चलिए भाई, अब जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि डाइपोल होता क्या है, फिर अपन डाइपोल से रिलेटेड जो 2 डेरिवेशंस हैं उनको करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानेंगे, और उसके बाद इस लेक्चर को बंद करेंगे, अगला पढ़ेंगे कल। तो देखो भाई, अभी मैं आपको बता दूं डाइपोल होता क्या है। द हेडिंग इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको भी मिटा देते हैं। हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसमें मैं एक बार आपको पहले चित्र बना के बताऊंगा कि क्या क्या इसमें होगा। चलिए पहले चित्र बनाते हैं। तो एक होता है भाई माइनस चार्ज, एक होता है प्लस चार्ज, यानी एक नेगेटिव क्यू और एक पॉजिटिव क्यू, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो होती है 2D, और इसको भाई बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन असल में मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बताने वाला हूं कि कैसे करेंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भाई 2 चार्ज होते हैं। पहला पॉइंट, 2 चार्जेस, और वे 2 चार्ज कैसे होंगे, सेम और ये दोनों चार्जेस जो होंगे भाई, इनको मैं बताऊं अपोजिट इन नेचर होंगे, अपोजिट इन नेचर, बट मैग्नीट्यूड में क्या होंगे भाई, सेम, सेम इन मैग्नीट्यूड, यानी इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, लेकिन इनका जो नेचर होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देखो अपोजिट इन नेचर है, मैग्नीट्यूड सेम है क्यू क्यू, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी भाई शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत कम दूरी पर रखे होने हुए चाहिए। अब समझो एक बार इसे दोबारा समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 2 चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन नेचर अपोजिट होता है दोनों का, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है। तो ऐसी एक स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे भाई डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम भाई P से डिनोट करते हैं, P। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन। तो भाई चार्ज है Q, सेपरेशन है 2D, तो P बराबर आएगा भाई Q इंटू 2D। इसे बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर वेक्टर। अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करी जाए तो डायरेक्शन होगी भाई इसकी ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर इस डायग्राम में मुझसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो मैं कह दूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा इसका। तो भाई एक बार मैं सभी पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं। 2 चार्जेस अपोजिट इन नेचर, सेम मैग्नीट्यूड के हों, शॉर्ट डिस्टेंस हो दोनों के बीच की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होगा और इसकी डायरेक्शन ये होगी।
तो भाई अब एक बार इसे करेंगे नोट, और फॉर्मूले को याद रखना क्योंकि फॉर्मूला काम आने वाला है भाई आगे। तो एक बार इसे करेंगे नोट। चलिए भाई, तो अब जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब हम जानेंगे, पहले एक छोटे से डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्कआउट करता है। तो देखो भाई, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलेंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगी। इस तरह से काम करता है भाई कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइपोल, यानी पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंट्री करेंगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के मध्य कार्य करता है। अब अपन जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। थोड़ी अच्छी डेरिवेशन है, थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको लानी पड़ेगी। चलिए, तो एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस पे बात करिए भाई। पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्सियल पॉइंट और पैरेलल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट होते क्या है। तो भाई अगर बात हो एक्सियल पॉइंट की, तो जैसे ये माइनस ये प्लस, यानी ये एक डाइपोल है और डाइपोल की लाइन ऑफ जॉइनिंग पे अगर कोई भी पॉइंट अपन को दे देता है, जैसे पॉइंट पी, तो ये पॉइंट कहलाएगा भाई एक्सियल पॉइंट। वहीं अगर डाइपोल के इस इक्वेटोरियल सरफेस पे कहीं पे पॉइंट पी दे दिया, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा भाई कौन सा पॉइंट, इक्वेटोरियल। इस चीज को आप एक बार ध्यान में रखें कि भाई कौन सा पॉइंट एक्सियल कहलाता है और कौन सा इक्वेटोरियल। चलिए डेरिवेशन को करते हैं शुरू। तो एक्सिस पे अपन को निकालना है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाइपोल है, बीच की दूरी है 2d। अब की बार मैं 2d को d एंड d में ब्रेक करके लिख रहा हूं भाई, है तो 2d, d एंड d, यानी मिड पॉइंट मैंने ये निकाल लिया है डाइपोल का। अच्छा, अब एक्सियल एक्सिस पे अपन देख रहे हैं, तो एक्सिस पे कोई पॉइंट, सपोज दैट मैंने ये पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है भाई। तो चार्ज है, क्यू चार्ज है दोनों पे, एक पॉजिटिवली क्यू है, एक नेगेटिव क्यू है। अच्छा चलो भाई, इस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इस पे रिपल से फोर्स लगाएगा, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा भाई, बिल्कुल सही है। और नेगेटिव वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो होगा वो इधर होगा, ई नेगेटिव। अब आप कहोगे कि आपने एक एरो बड़ा बनाया एक छोटा, ऐसा क्यों? तो भाई मैं आपको बता दूं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यही तो कह रहा है। तो भाई इस माइनस क्यू की पी पॉइंट से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, और इसकी डिस्टेंस इसके पास है इसलिए इसका ज्यादा है। आपको समझ आ गया होगा। तो भाई अब करते हैं डेरिवेशन को स्टार्ट। तो मैंने माना है कि मिड पॉइंट से ये पी पॉइंट एक्स दूरी पर है, कितनी पर है भाई? एक्स दूरी पर। और मिड पॉइंट, अगर हम मुझे प्लस क्यू चार्ज की और पी के बीच की सेपरेशन चाहिए, तो ये टोटल एक्स है, इसमें से ये डी निकल जाए तो यही तो बचेगी भाई, यानी ये होगी एक्स माइनस डी। आपको समझ आ गया होगा भाई। और अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पी पॉइंट की मुझे बताओ भाई माइनस क्यू चार्ज से दूरी पी पॉइंट की, तो ये होगी भाई एक्स में डी ऐड करने पर। इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में पहले ही ब्रेक कर लिया था डी को।
भाई मिड पॉइंट से दूरी ली है x, इसमें से d कम किया तो पॉजिटिव क्यू से दूरी आ गई p पॉइंट की, और अगर इसमें d जोड़ दिया तो नेगेटिव क्यू से दूरी आ गई p पॉइंट की। अब हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट जो होगा वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम से आएगा। चलिए तो ई नेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेट का मॉड इक्वल्स टू E1 वेक्टर का मॉड प्लस E2 वेक्टर का मॉड, यानी परिमाण वाइज भी अपन बात कर सकते हैं। तो अब अपन को करना होगा, अगर हमें ई नेट चाहिए पॉइंट पी पे तो अपन को ई पॉजिटिव में से ई नेगेटिव वाला घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो अपन ने ये काम कर दिया, यानी E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। अब E1 क्या है, पॉजिटिव वाले का क्या होगा के क्यू अपॉन बीच की दूरी, पॉजिटिव चार्ज से क्या दूरी है भाई x माइनस डी, तो x माइनस डी का होल स्क्वायर, के क्यू वाई आर स्क्वायर माइनस ई माइनस का क्या होगा भाई इसका, तो के क्यू अपॉन x प्लस डी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस वाले से दूरी है x प्लस डी और प्लस वाले से दूरी है x माइनस डी, और ये अपॉन में जो होता है ये बीच की दूरी होती है। तो इसको अब अपन फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ई नेट इक्वल्स टू के क्यू कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा भाई 1 अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए आगे कर दें इसको। अब भाई इसको अपन सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करें, तो इसका अभी एक बार अपन ले लेते हैं एलसीएम। तो ई नेट इक्वल्स टू के क्यू, फर्दर एलसीएम लिया है और एलसीएम आएगा x माइनस डी का होल स्क्वायर x प्लस डी का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा भाई x माइनस डी का होल स्क्वायर x प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर, ये आएगा भाई ऊपर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, तो ई नेट इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में आ जाएगा भाई x माइनस डी का होल स्क्वायर x प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां तक आपको सबको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे खोला है, तो इसको बताने की ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलो भाई, अब काम है मेन, जो मुख्य काम है वो अब शुरू होता है। क्या क्या है मुख्य काम, देखो कट गए, तो ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा उसको एक बार लिख देते हैं। तो ई नेट इक्वल्स टू के क्यू फोर एक्स डी अपॉन, इसको भाई अच्छे से सॉल्व करते हैं अपन, तो इसको कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी अगर एक पढ़ी थी हमने ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको जब लिखते हैं तो लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले इतना करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इस पे भी होल स्क्वायर जो लगा हुआ है, देखो दोनों पे इन पे होल स्क्वायर है, तो इस पे होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली जो सर्वसम का थी उसको मैंने ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद जो स्क्वायर था वो इसके ऊपर रख दिया है। तो भाई यहां तक एक बार आप इसे नोट करें।
चलिए भाई, तो एक साइड को मैं इरेज कर रहा हूं और इधर इसको अब अपन करने वाले हैं। अब अपन इसका पढ़ेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? जब x इज वेरी 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 ग्रेटर देन d हो तो अपन क्या कर सकते हैं भाई? जब ऐसा कोई केस आता है कि x इज वेरी 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 ग्रेटर देन d, तो अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को लगभग बराबर कर देंगे एक्स स्क्वायर के। ये हो सकता है ना जब कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाती है। अरे भाई एक बात बताओ, मान लो सपोज दैट डी की वैल्यू 0.1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, यानी और 100 में से जब 0.1 घट रहा था, अब अगर हम कम करते हैं जब 100 बहुत बड़ा हो गया और 0.1 बहुत छोटा, उसका स्क्वायर करेंगे 0.01, तो इसका मतलब इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को अपन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस केस में भाई ई नेट जो होगा वो क्या होगा? ये है मेन फॉर्मूला, ये है मेन फॉर्मूला। अब अपन को लिखना है फॉर स्पेशल केस। स्पेशल केस यानी ये जो स्पेशल केस है इसको मैं बता दूं जिसे अमूमन सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। ये जो केस है ये है भाई फॉर सॉल्ट डाइपोल। सॉल्ट डाइपोल का केस सभी टीचर बता देते हैं और सभी अपनी थ्योरी में यही कराते हैं, सभी अपनी डेरिवेशन में यही कराते हैं सॉल्ट डाइपोल के लिए, लेकिन बताते नहीं है कि ये सॉल्ट डाइपोल के लिए है। तो ई नेट बराबर है भाई के क्यू 4xd अपॉन, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जगह पे केवल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4। एक एक्स ने एक एक्स कम कर दिया तो 3 बचा। अब ये आया भाई के क्यू, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 डी अपॉन में एक्स की पावर 3। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये क्या बन गया? ये इसको मैं पी नहीं लिख सकता क्या? डायपोल मोमेंट ही तो है। तो अब अपने पास जो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा एक्सिस पे ई नेट बराबर 2kpy(x³), ये है भाई फाइनल रिजल्ट एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसे एक बार नोट करें। चलिए भाई अब चलते हैं अपन इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान फॉर ए डायपोल, एक बार देख लेते हैं। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपन जानते हैं। तो ये वही एक डायपोल है, डिस्टेंस वही सेम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, डी एंड डी, बीच की डिस्टेंस होती है 2d, मैंने डी एंड डी ले लिया। और इसके मेन पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, कितनी दूरी पर? x दूरी पर कोई पॉइंट है P जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लेकर आना है। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स देखता हूं तो ये इधर होगी E पॉजिटिव की वजह से, और अगर इस वाले की वजह से देखता हूं तो ये तो अपनी साइड खींचेगा ना, क्योंकि नेगेटिव तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके इधर होगी नेगेटिव। समझ में आ गई होगी आपके। और दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज हैं, -q + q, दोनों इक्वल चार्ज हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट अब निकालते हैं। अगर इन दोनों का मैं देखूं तो रिजल्टेंट इधर आएगा भाई, ई नेट जो होगा वो इधर होगा। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा, तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, सेम पॉइंट चार्ज है, सब कुछ सेम है, डिस्टेंस दोनों से दूरी बराबर होगी। भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट के अंदर x² + d², यही तो होगी भाई x² + d²। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है
इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस से निकल के आ जाएगा। और जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये होगी, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी, और जब दोनों बराबर हैं तो भाई रिजल्टेंट भी इनका सेम आएगा। अच्छा, अगर अब मैं यहां से देखता हूं ई नेट, क्या देखता हूं ई नेट, तो ई नेट जो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का वेक्टर सम आएगा ई नेट। अब ई नेट अगर इनका वेक्टर सम है, तो अब एक बात बताओ भाई मुझे, अगर मैं ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा भाई थीटा। जेड की आकृति में बने कोण, जेड वाली शेप वाले, जेड शेप एंगल हैं दोनों, तो भाई ये थीटा तो ये भी होगा भाई थीटा। कैसे, अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल आएगा थीटा और ये फिर जेड की आकृति। मैं ज्यादा इस चित्र को कंक्लूसिव नहीं बनाना चाहता, मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ। इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी एक की अपन को जरूरत पड़ेगी आगे। तो भाई ई नेट अब अपन को निकालना है। अगर ई पॉजिटिव का मैं देखता हूं भाई, देखो ई पॉजिटिव का थीटा एंगल पे, यानी ये वाला जो होगा ये होगा ई पॉजिटिव का कॉस थीटा, 100% कॉस थीटा होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर को जब थीटा पे झुका हुआ होता है तो उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, कॉस और साइन, तो इधर कॉस आएगा कंपोनेंट। अगर इस नेगेटिव के अपन कंपोनेंट करते हैं तो इधर आएगा ई नेगेटिव का कॉस थीटा। यानी कुल मिलाकर बात ऐसी है कि मुझे ई पॉजिटिव का कॉस थीटा लेना पड़ेगा और प्लस में ई नेगेटिव का कॉस थीटा लेना पड़ेगा। अब आप पूछो कि जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन है तो दोनों को ऐड करेंगे। अब ई पॉजिटिव ई नेगेटिव ये दोनों का अगर देखा जाए तो ई तो सेम होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, सिंबल का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 2e cos थीटा। ई नेट जो होगा भाई 2e cos थीटा के बराबर होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ई नेट इक्वल्स टू 2 की जगह पे 2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू वाई, बीच की डिस्टेंस सेपरेशन, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ये होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डॉट cos थीटा क्या होगा, अच्छा त्रिभुज उठा लो कोई भी, किसी भी ट्राइंगल को देख लो, चलो इस वाले को देखते हैं भाई, इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल को जो डार्क कर दिया है मैंने, इस वाले ट्राइंगल को अपन देखते हैं एक बार। तो इस ट्राइंगल में cos थीटा लगाना जरा, cos थीटा बराबर होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया d, हाइपोटेनस हो गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसको एक बार रख देंगे। डॉट cos थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, डी वाई स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में लिखकर डालें, मैं एक बार पुनः समझा दूंगा। तो भाई अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ई नेट वेक्टर बराबर, भाई एक बात बताओ, अगर इसको देखूं, ये जो रूट है, ये रूट, इस रूट को इस स्क्वायर से हटाया जा सकता है, यानी ये बचेगा भाई 2k³ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई है किससे, डी अपॉन में। भाई अगर किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ तो उसको अपन पावर में 1/2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। अब अगर देखें इसकी पावर भी तो 1 है, तो इसको जब फॉरवर्ड अपन आगे सॉल्व करेंगे तो भाई 2k³ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो ऐड कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट ये आता है। अब भाई अपना वही स्पेशल केस, जब x इज वेरी 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 ग्रेटर देन d हो, तो व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लगभग इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई नेट वेक्टर में इक्वल्स टू 2
टू को भी हटा देता हूँ, सीधा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखो 2 इंटू क्यू डी, इसको पी लिख सकते हैं, तो पी और के यानी के पी अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इस पे पावर है भाई 3/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा के पी वैक्टर अपॉन एक्स की पावर क्यू। इसको सॉल्व करना आप पे आता होगा, जैसे भाई एक्स स्क्वायर की पावर दे रखा है 3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पावर से 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो जो बचेगा वो पावर में आ जाएगा। तो ऐसे करके के पी अपॉन में एक्स क्यू, यानी अगर मुझसे कोई पूछता है ई नेट, तो मैं कहूंगा के पी वैक्टर अपॉन में एक्स क्यू। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑन इक्वेटोरियल सरफेस या ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसको एक बार नोट करेंगे, समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट में डालेंगे, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। चलिए भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं। भाई बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है, जेई नीट आईआईटी ऐसे एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछ भी लेता है ऐसे सवालों को। तो कई बार वो हमसे पूछता है भाई ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा। तो भाई अपन जानते हैं ई एक्सियल क्या होता है, 2 kpy(x³ अपॉन ई इक्वेटोरियल क्या होता है, kpy(x³). x³ से x³ कैंसिल, kp से kp कैंसिल, बचता है भाई 2:1, यानी ई एक्सियल अपॉन में ई इक्वेटोरियल बराबर होता है भाई 2:1। इसको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइटेड बहुत ज्यादा हाईलाइट कर लेंगे। चलिए भाई, अब जानते हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा नहीं 10 मिनट और लूंगा। टॉर्क मैंने सीधा सिंबल बना दिया, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई सपोज दैट देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई भी डाइपोल रखा हुआ है, ये देखो ये रहा भाई डाइपोल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच की सेपरेशन क्या होगी 2d, और ये एक डाइपोल है। अब भाई एक बात बताओ, अपन बहुत अच्छे से जानते हैं 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। इसको और मॉडिफाई करें तो थोड़ा ऐसे लिखते हैं एफ आर साइन थीटा, और असल में ये वाला सही होता है, इसको अपन प्रायोरिटी नहीं देते, ये वाला सही है भाई एफ आर साइन थीटा। अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ क्यू ई, कल बताया था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव पे लगेगा, और नेगेटिव पे लगेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। अब देखो देखो ये है, ये डाइपोल है, एक फोर्स इधर इधर को लग रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में, तो ये ऐसा हो जाएगा, फटाक से ऐसा हो जाएगा, यानी इसका जो रोटेशन होगा वो रोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे ये रोटेट कर जाएगा। अब मुझे चाहिए भाई टाउ निकाल के लाना है, तो एफ फोर्स की वैल्यू क्यू ई आर साइन थीटा, यानी आर का साइन कंपोनेंट चाहिए। अब आर ये रही, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा भाई, आर का कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा भाई, आर का साइन थीटा। यानी इस वाले कंपोनेंट की बात हो रही है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो वो डिस्टेंस हमें चाहिए। तो आर की जगह पे हम लिखेंगे 2d, क्योंकि दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है 2d। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2d साइन थीटा, तो 2d साइन थीटा। अगर भाई आपको दिख रहा हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं
Q इंटू 2D, इसको मिला के अपन P नहीं लिखते क्या, P, और E की जगह पे E, और साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा बराबर टाउ, तो टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ये भी तो होता है भाई, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, साइन थीटा। तो ओ हो, क्रॉस बिट्टू क्रॉस, वेरी गुड। टाउ बराबर P क्रॉस E वेक्टर। तो इसको एक बार अपने नोट्स में इंक्लूड करें। चलिए भाई, तीन प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन को पढ़ने होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज का मतलब है एक रॉड जो होती है वो लीनियर होती है, और उसके चारों तरफ जो सरफेस चार्ज फैला हुआ होता है उसको, उसकी लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए, और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने लिए जो है वो है भाई सरफेस चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आगे भी पढ़ेंगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा काम आएगा। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम उपयोग में आता है, इतने ज़्यादा काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी पढ़ना होता है भाई। तीनों की डेंसिटी होती है, ये 1D प्रोडक्ट आइटम्स के लिए काम में आता है, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए, और ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए। डेंसिटी होती है भाई लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज को दिखाते हैं कुलाम से, लेंथ को दिखाते हैं मीटर से, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कुलाम प्रति मीटर। ये है भाई सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, कुलाम पर यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये हो जाएगी इसकी यूनिट। और इधर चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ होता है, इसे कहते हैं रो, रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और रो बराबर कुलाम प्रति मीटर क्यूब। इसको एक बार नोट्स में इंक्लूड करें, इसके बाद 2 मिनट का एक लास्ट टॉपिक रहता है और लेक्चर करेंगे समाप्त। चलिए भाई, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र में जब कोई चार्ज को छोड़ा जाता है, रखा जाता है या चलाया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट है भाई, जब चार्ज रेस्ट में हो, पहला पॉइंट है चार्ज किस में हो, रेस्ट में। किस में हो भाई, रेस्ट में। जब रेस्ट में रहेगा तो भाई हम सब जानते हैं चार्ज पे एक फोर्स काम करेगा, QE। यानी अगर कोई चार्ज रेस्ट में छोड़ा जाता है, रेस्ट में रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कुछ टाइम बाद वो मोशन करने लगेगा, यानी मोशन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स काम करेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और एक्सेलरेशन क्या कराएगा, मोशन कराएगा। अगर नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो भाई इस पे माइनस टाइम्स QE इधर लगेगा, यानी ये भी क्या करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा। ये सेकंड केस था अपना। तीसरा केस है भाई, जब कोई चार्ज को इनिशियल स्पीड U से फेंका जाता है डायरेक्शन, तीर के डायरेक्शन में, यानी UV इधर और इधर ही भाई क्या काम करेगा इस पे, QE, फोर्स भी तो इधर ही लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी स्पीड को अप करने का काम करेगा फोर्स, यानी कुछ टाइम बाद स्पीड क्या हो जाएगी भाई, स्पीड इंक्रीज। चलिए अगला केस, अब की बार भाई वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दी है, जबकि चार्ज है पॉजिटिव, तो इस पे इधर ही काम करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी फोर्स पीछे की तरफ खींचेगा, वेलोसिटी सामने दी है, तो भाई इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, आप सभी समझ रहे होंगे, डिक्रीज कर जाएगी। और लास्ट केस, जब किसी चार्ज को फेंका जाता है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है भाई, चार्ज फेंका ऐसे, लेकिन इस पे फोर्स काम करेगा ऐसे। जब फोर्स ऐसे, वेलोसिटी हो, फोर्स ऐसे हो, और कोई पार्टिकल हो, तो भाई आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि वो क्या करने लग जाता है, सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह काम करता है कौन, QE। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या काम, ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने NLM जब पढ़ाई थी 11वीं क्लास को, तो मैंने बताया था कि फोर्स अपने रूप को चेंज कर सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो भाई यहाँ पे ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये किस चीज का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसकी वजह से ये चार्ज क्या कर जाएगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा भाई, सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। तो यहीं पे आज अपना इस लेक्चर को रखेंगे अपन,
और भाई देखो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए, और पहले खुद को मेहनत करना होता है, फिर आपको करवाता हूँ। कंसाइज करना होता है चैप्टर को। अब आप देख रहे होंगे 2 दिन में मैंने, पिछले ही जो लेक्चर था 48 से 50 मिनट का था, और ये भी इतने ही समय का है, और इतने समय में मैंने लगभग 75% चैप्टर क्लोज कर दिया है। अब अपना केवल एक ही चीज़ बचती है, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको अपन अगले लेक्चर में जान लेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो भाई कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, बोर्ड बेस पूरा पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस, बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक, बोर्ड से रिलेटेड हर चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ। सवाल के जवाब आपको मिल ही जाएंगे, और जो सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं उनको आप कमेंट में डालें, मैं उन सवालों को अगले लेक्चर में डिस्कस कर दिया करूँगा। तो भाई लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं है और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।